तो आई एम श्योर कि श्रद्धा केस के बारे में आप सभी ने सुना होगा। एक 25 साल की लड़की जिसके लवर आफ्ताब ने उसके 35 टुकड़े कर दिए और उसको जान से मार दिया। लेकिन ये सब चीज शुरू हुई कैसे और इस अंजाम तक कैसे पहुंच गई, तो इसके बारे में हम आज की वीडियो के अंदर डिटेल में जानने वाले हैं। तो ये सच्ची घटना शुरू होती है 2019 से, जहां पर श्रद्धा वॉकर नाम की एक लड़की एक कॉल सेंटर में काम करती थी मुंबई के अंदर। वो एक काफी अच्छी फैमिली की लाडली बेटी थी और उसकी फैमिली भी उसको बहुत चाहती थी और इसी तरह सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। अब एक दिन एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप जिसका नाम बम्बल है, उसकी मुलाकात होती है उसके ऊपर फूड ब्लॉगर आफ्ताब पूनावाला से और उनके बीच दोस्ती हो जाती है। अब जब भी दोनों को टाइम मिलता दोनों बात करते, जोक शेयर करते और एक दूसरे के हार्ड टाइम्स में एक दूसरे को दिलासा देते और इस तरह से ये दोस्ती और गहरी होती जाती है। अब कुछ हफ्ते बीतते हैं और आफ्ताब को श्रद्धा से प्यार हो गया और उसने उसको प्रपोज कर दिया। अब वो भी उसे एक अच्छे दोस्त के रूप में जानती थी और वो दोनों एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे, तो उसने प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। अब यहाँ पर इस केस के अंदर जो भी चीज मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर वो ऑनलाइन आर्टिकल्स, इंटरव्यूज और खुद आफ्ताब के कन्फेशंस के ऊपर बेस्ड है। नाउ कमिंग बैक टू द स्टोरी, वो दोनों अब एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं और एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगते हैं। धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ी और जब श्रद्धा की फैमिली को उनके बारे में पता चला तो ऑब्वियसली उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया और श्रद्धा को आफ्ताब से दूर रहने को कहा, क्योंकि आजकल क्राइम रेट्स काफी ज्यादा है और कोई भी फैमिली किसी के ऊपर ऐसे भरोसा नहीं करती है। यानी कि बिना जांचे परखे किसी के भी साथ में रिलेशनशिप में आना इट्स नॉट ए गुड थिंग। एंड यहाँ पर श्रद्धा की फैमिली ने उसके लिए अच्छा ही सोचा था। अब श्रद्धा यहाँ पर 25 साल की एक इंडिपेंडेंट लड़की थी और उसने अपने फादर और फैमिली से आफ्ताब के बारे में बात करी और कहा कि वो उससे शादी करना चाहती है। लेकिन उसके फादर ने इस बात के लिए साफ साफ इनकार कर दिया एंड उनके भी रीजंस यहाँ पर वैलिड हैं और ये चीज होती भी काफी कॉमन है। आई मीन आप फैमिली को इन सब के बारे में बताओगे तो ऑब्वियस सी बात है कि मोस्ट फैमिलीज मना ही करती हैं। खैर वो आफ्ताब से इतना प्यार करने लगती है कि उसके अपने फादर और घर के सभी मेंबर से झगड़ा शुरू हो जाता है और वो भी इस हद तक कि उसने अपने फादर से ही बात करना छोड़ दिया। और जब वो बार बार भी उसके कहने से नहीं माने तो फाइनली उसने अपने फादर से ये कहा कि वो 25 साल की इंडिपेंडेंट लड़की है और वो अपने फैसले खुद कर सकती है और वो आफ्ताब से ही शादी करेगी। इनफैक्ट न्यूज के अंदर तो ये भी कहा गया था कि ये चीज उसने एक बतौर FIR के तौर पर दी थी ताकि उसे और आफ्ताब को कोई भी तंग ना करे। और सबसे बड़ी बात कि उसके ये झगड़े अपने फादर से अभी के नहीं बल्कि काफी पुराने थे। यानी कि 2014 से ही उसके रिलेशन अपने फादर से उतने सही नहीं थे। यानी कि लड़ाई झगड़े चलते रहते थे और वो अपने तौर तरीकों से ही चलना चाहती थी। उसके पिता उसे सही गलत का फर्क समझाते थे लेकिन उसे ये चीज अच्छी नहीं लगती और उनके बीच लड़ाइयां होती जाती। इनफैक्ट उसने अपने कॉलेज वगैरह में ये तक बोल दिया था कि उसके पापा इस दुनिया में नहीं है और उसको अपना घर चलाने के लिए खुद काम करना पड़ता है। और उसके अंदर यही छोटी सी नफरत की जो दरार थी वो काफी थी उसे अपने फैमिली और फादर से दूर रखने के लिए। खैर अब इसके बाद में वो आफ्ताब के साथ मुंबई के अंदर ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगती है और अब उसने अपने फादर से कांटेक्ट पूरी तरह से खत्म कर दिया था। लेकिन वो उसकी खबर लेते रहते थे सोशल मीडिया के जरिए या फिर उसके दोस्तों की हेल्प से। और यहाँ पर ये पूरी तरह से श्रद्धा की सोच थी कि उसके पिता उसकी बात नहीं सुनते, लेकिन यहाँ पर वो उसकी फिक्र कर रहे थे। श्रद्धा यहाँ पर सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर अपने स्टेटस वगैरह लगाती रहती थी, जिसको देखकर उसके फादर के मन में एक संतुष्टि रहती थी कि उसकी बच्ची ठीक है। मोरओवर श्रद्धा और आफ्ताब साथ में रहने लगे थे, लेकिन आफ्ताब का नेचर शुरुआत से ही गुस्से वाला था और उनके बीच में थोड़े बहुत झगड़े शुरू हो गए थे जिनको उन्होंने लाइटली लिया, जो कि काफी आम सी बात है कपल के बीच में लड़ाई वगैरह होना। अब श्रद्धा को उससे शादी करनी थी और वो इसलिए तो अपनी फैमिली से दूर हुई थी, लेकिन जब उसने शादी के लिए आफ्ताब से बोलना शुरू किया तो वो उसको टालने लगा और ऐसा ही कुछ महीनों तक चलता रहा। हालांकि उनके बीच में इस चीज के ऊपर और भी काफी बातों को लेकर झगड़े होते रहते थे जो कि काफी एक्सट्रीम होते गए और अब उसने उसको पीटना भी शुरू कर दिया था। 2020 में श्रद्धा की मदर की डेथ हो जाती है और वो उस दौरान अपनी फैमिली से मिलने जाती है, जहां पर वो अपने फादर को मारपीट के बारे में बताती है, जिसके बारे में सुनकर उनको काफी बुरा लगता है और वो उसको यहीं पर रुक जाने का बोलते हैं। लेकिन आफ्ताब उससे माफी मांगता है और फिर कभी ऐसा ना करने को बोलता है, जिसका वो यकीन करती है और उसको माफ करके उसके साथ चली जाती है। अब सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है और श्रद्धा शादी के लिए बोलती है, जिसे आफ्ताब फिर से टाल देता है और उनके बीच में एज यूजुअल झगड़े शुरू हो जाते हैं। वो उस पर हाथ भी उठाता, मारपीट करता, लेकिन वो उसको सहन करती रहती थी, वो भी इसी उम्मीद में कि वो उससे शादी जरूर करेगा और वो अपने फादर को भी अब कुछ नहीं बताती थी। अब शादी का टॉपिक तो ठीक है और उस पर झगड़े हुए, पर श्रद्धा के मन में आफ्ताब के लिए शक भी पैदा होता गया, क्योंकि वो उसके होते हुए दूसरी लड़कियों के संपर्क में रहता था, लेकिन एज अ फ्रेंड नहीं बल्कि उससे कई ज्यादा। और इस धोखे की भनक श्रद्धा को भी लग गई थी और इस बात को लेकर उनके बीच झगड़े शुरू हो गए थे, जो कि बढ़ते गए और बहुत ही ज्यादा सीवियर हो गए। और ये चीजें जो थी वो आफ्ताब के चैट वगैरह से पता चली हैं। अब साल बीता और आ गया मई 2022 और आफ्ताब ने दिल्ली के महरौली इलाके के छतरपुर में घर ले लिया और ये इलाका जंगल के काफी पास था। लेकिन ये कोई नॉर्मल शिफ्टिंग नहीं थी, बल्कि एक परफेक्ट क्राइम को अंजाम देने वाली लोकेशन थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर परफेक्ट क्राइम के अंदर भी कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। खैर अब वो दोनों 8 से 10 मई के बीच यहाँ पर शिफ्ट हो गए थे और 18 मई को श्रद्धा के लिए एक काली रात आती है। श्रद्धा के फादर को अपनी बेटी की याद आती थी, जो कि अब दिल्ली जाकर रहने लगी थी। इनफैक्ट उनको इस बारे में पता भी नहीं था कि वो दिल्ली में रह रही है, क्योंकि ना तो उनके दोस्तों से उनका कॉन्टेक्ट हो रहा था और ना ही श्रद्धा यहाँ पर कोई ज्यादा अपडेट करती थी। उसके फादर को तो यही लगता था कि वो बैंगलोर चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं था।
अब पहले तो उसके पिता ये सारी जानकारी सिर्फ सोशल मीडिया और उसके बचपन के दोस्तों से उसके बारे में हाल चाल पूछकर रख पाते थे, लेकिन रिसेंटली ऐसा भी होना बंद हो गया था। अब सितंबर के अंदर उसका फोन उठना बंद हो चुका था और पिता को अपनी बेटी की चिंता सताने लगी थी। लेकिन मई के बाद कुछ महीनों तक सोशल मीडिया पर वो एक्टिव भी रहती थी और सबसे बड़ी बात कि उसके बैंक और कार्ड से ट्रांजैक्शंस भी होती थी, जिससे उसके फादर को लगा कि शायद वो बिजी होगी या फिर उनसे बात नहीं करना चाहती होगी। लेकिन जब कॉल उठना ही बिल्कुल बंद हो गई तब उनको चिंता ने घेर लिया और अब उन्हें कहीं से भी उसकी खबर नहीं मिल रही थी। साथ ही साथ उसके दोस्तों से भी उसका 1.5 से 2 महीने से कोई कांटेक्ट नहीं हुआ था, जिसके बाद में टेंशन और चिंता के चलते श्रद्धा के फादर ने पुलिस को रिपोर्ट किया और एफआईआर दर्ज करवाई कि उसकी बेटी का किडनैप हुआ है और उसकी कोई भी यहाँ पर खबर नहीं है। और पुलिस ने श्रद्धा की लास्ट लोकेशन यानी कि दिल्ली से ही उसको ढूंढना शुरू कर दिया था। और अब जो दिल्ली पुलिस के सामने आता है वो बहुत ही ज्यादा दिल दहला देने वाला था, क्योंकि श्रद्धा के फादर के अकॉर्डिंग वो सितंबर से कहीं गायब है, लेकिन असल में तो वो बेचारी 18 मई से ही इस दुनिया में नहीं है। तो आफ्ताब ने एक घर लिया दिल्ली के महरौली के छतरपुर में और उसने ये घर अपने गलत इंटेंशंस को पूरा करने के लिए लिया था। और उसने 18 मई को यानी कि दिल्ली शिफ्ट होने के 1 हफ्ते के बाद ही श्रद्धा को पूरी तरह से खत्म कर दिया। आफ्ताब को पुलिस ने श्रद्धा के फादर की एफआईआर पर पूछताछ के लिए बुलाया, जहाँ पर पहले तो वो बातों को बहुत ही ज्यादा घुमा रहा था, अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रहा था और उसने सभी को श्रद्धा के बारे में अलग अलग झूठ बोले। उसने पुलिस से कहा कि उसका श्रद्धा से झगड़ा हुआ था और वो 22 मई को घर से कहीं चली गई अपने किसी नए लवर के साथ रहने के लिए। अब देखो, आफ्ताब ने पूरा खेल सही रचा था। उसने फिजिकल एविडेंस तो मिटा दिया, लेकिन यहाँ पर डिजिटल एविडेंस को वो मिटा नहीं पाया। उसने ये कहा कि श्रद्धा अपने फोन को लेकर गई है और बाकी सारी पर्सनल बिलोंगिंग्स वो यहीं पर छोड़कर चली गई है। लेकिन जब फोन की लोकेशन को चेक करा गया तो लोकेशन यहीं कहीं आसपास की बता रहा था। इनफैक्ट वहां पर कुछ ट्रांजैक्शंस भी हुए थे, वो भी इसी लोकेशन के थे। और पुलिस को इससे समझ में आ गया कि खेल बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। जिसके बाद में पुलिस उसके साथ में काफी सख्ताई से पेश आई और उसने वहां पर बहुत ही भयानक चीज बयां करी कि उसने यहाँ पर श्रद्धा का मर्डर कर दिया है। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि सारा कुछ करा धरा उसका खुद का है। और अब हम जान पाएंगे उस भयानक जुर्म की दास्तां। तो असल में आफ्ताब श्रद्धा की शादी वाली बात से बहुत चिढ़ चुका था और उसके अंदर उसके लिए नफरत पैदा हो गई थी। उसके रिलेशन दूसरी लड़कियों के साथ में भी थे और वो श्रद्धा को यूज कर रहा था। अब उसे गुस्सा तो हमेशा से ही आता था, लेकिन वो चालाक भी काफी था। वो ये बात जानता था कि अगर वो मुंबई के अंदर रहा और उसने ऐसा कुछ किया तो वो पकड़ा जाएगा। और तब जाकर उसने एक प्लान बनाया और उस प्लान के अकॉर्डिंग वो श्रद्धा को 8 to 10 मई के बीच दिल्ली लेकर आया और यहाँ पर उसने महरौली के छतरपुर में घर ले लिया, जो कि ऑब्वियसली रेंट के ऊपर था, जिससे थोड़ी ही दूरी पर एक जंगल भी था। और अब जैसे ही उसका झगड़ा हुआ तो उसने श्रद्धा को खत्म करने का फैसला कर लिया। लेकिन हुआ ये कि उस दिन शायद से उसकी तैयारी में कुछ कमी वगैरह रह गई थी, तो वहां पर उसने उस दिन कुछ नहीं किया। अब एक हफ्ता बीता और दिन आया 18 मई का, जिस दिन उनका फिर से झगड़ा हुआ और इस बार उसने अपने जुर्म को अंजाम दे दिया, जो कि उसने ऑलरेडी पहले से ही सोचा हुआ था। जब श्रद्धा सो गई तो उसने उसके बाद में उसका गला दबाकर उसे जान से मार दिया। अब वो उसको खत्म तो कर ही चुका था, लेकिन उसकी बॉडी अभी भी उसके सामने घर के अंदर ही थी और अब उसने उसकी बॉडी के 35 प्रिसाइज टुकड़े किए। और ऐसा इसलिए क्योंकि वो ऑलरेडी शेफ के लिए ट्रेनिंग ले चुका था। उसे पता था कि क्या चीज कैसे करनी है और वो 300 लीटर का एक नया फ्रिज खरीद कर लेकर आया, जिसके अंदर उसने सारे बॉडी पार्ट्स को स्टोर कर दिया। और सबसे घिनौनी बात ये थी कि बॉडी के टुकड़े करते टाइम वो थकता तो बियर पीता और जोमैटो से पिज्जा वगैरह भी मंगवाता। सबसे बड़ी बात कि उसे अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं था, कोई भी शर्म या फिर अफसोस नहीं था। साथ ही साथ उसने ये सारी चीजें ऑनलाइन और OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देखी थी। अब पास में ही एक जंगल भी था, तो रात के 2 बजे वो वहां पर जाया करता और एक एक करके या फिर 2-2 करके बॉडी पार्ट्स को वहां पर डंप कर दिया करता था। और कभी कभी उन बॉडी पार्ट्स को या तो जंगल में या फिर सड़क पर आवारा कुत्तों को खिला दिया करता, जो कि खा भी लिया करते थे। अब घर के अंदर स्मेल ना आए इसलिए वो अगरबत्ती का इस्तेमाल किया करता और ब्लड को साफ करने के लिए उसने कईयों लीटर पानी का इस्तेमाल किया। इनफैक्ट एक पड़ोसी ने तो ये भी कहा था कि वो बार बार टंकी को जाकर चेक किया करता था। फ्लोर से खून के निशानों को मिटाने के लिए उसने तरीका भी ढूंढा, जो कि ऑनलाइन ही उसने सर्च किया था और ये सारी चीजें उसकी सर्च हिस्ट्री वगैरह से पता चली हैं। और बात रही श्रद्धा के बचे हुए कपड़ों की, तो उसने उसको कचरे वाली वैन में फेंक दिया था और ऐसे करके उसने उसकी बॉडी को ठिकाने लगा दिया। लेकिन कहते हैं ना कि फिजिकल एविडेंस तो तुम मिटा दोगे, लेकिन डिजिटल एविडेंस आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसी तरह से वो पकड़ा गया था, यानी कि वो अपनी ही बात में फंस चुका था। खैर, अब किसी को श्रद्धा के गायब होने पर शक ना हो या फिर कोई उस तक पहुंच ना पाए, इसलिए वो उसके सोशल मीडिया हैंडल्स पर उसके नाम से एक्टिव रहता था। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो अपने पिता से बात इसलिए ही नहीं कर रही थी क्योंकि वो इस दुनिया में थी ही नहीं। वो उसके नाम से पोस्ट करता, स्टेटस अपडेट करता और उसके कार्ड से ट्रांजैक्शन वगैरह किया करता था। इनफैक्ट उसने एक डेड बॉडी घर के अंदर रखी हुई थी और उसने फिर से डेटिंग ऐप पर एक लड़की से बात करना शुरू कर दिया और अपने जुर्म के महज 20 दिन के अंदर ही वो उस लड़की को अपने घर पर लेकर आया, जबकि घर में अभी भी एक लाश टुकड़ों में पड़ी हुई थी। मोरओवर उसने ये सब भी रिवील किया कि उसने OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर क्राइम सीरीज से ये सब सीखा और उसने गूगल पर भी बहुत सारे तरीके ढूंढे कि बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जाए और सबूत कैसे मिटाए जाएं। और सबसे शॉकिंग बात कि उसने श्रद्धा के सर को अभी भी अपने पास रखा हुआ था और वो कभी कभी उसका मेकअप भी करता और लास्ट में उसने उसे जलाने की भी कोशिश करी थी ताकि उसकी पूरी की पूरी पहचान मिट जाए।
खैर अपने जुर्म के बाद में वो पूरी तरह कॉन्फिडेंस में था कि वो पकड़ा नहीं जाएगा और उसने फिर से डेटिंग ऐप करना शुरू कर दिया और एक कॉल सेंटर में जॉब भी करने लगा। और अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो शायद किसी और लड़की को अपना शिकार बना सकता था। खैर फिलहाल वो पकड़ा जा चुका है और हम कह सकते हैं कि ये मॉन्स्टर साइको सीरियल किलर वाज इन द मेकिंग। और मुझे तो ये लगता है कि यहाँ पर अगर फादर प्रोएक्टिव नहीं होते श्रद्धा के या फिर पुलिस प्रोएक्टिव नहीं रहती तो पक्का वो यहाँ पर पकड़ा भी नहीं जाता। इनफैक्ट जेफरी डामर वाले केस के अंदर पुलिस ने बहुत ज्यादा लापरवाही करी थी। खैर पुलिस आफ्ताब को साथ लेकर उस जंगल में छानबीन भी कर रही है जहाँ पर अभी तक 14 बॉडी पार्ट्स रिकवर हो चुके हैं। बात रही बाकी के पार्ट्स की तो यहाँ पर तलाश तो जारी है, लेकिन मुझे लगता है कि वो शायद कभी मिल नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ पर डॉग्स और जंगली एनिमल्स ने उनको खा लिया होगा। इनफैक्ट सबसे पहले उसने लीवर और इंटेस्टाइन्स को ही यहाँ पर डंप किया था। उसने उनको अच्छे से काटा और पीसेस में कन्वर्ट करके उनको डंप कर दिया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो एक ट्रेंड शेफ भी था तो उसको पता था कि किस चीज को कैसे कट करना है। अब पुलिस उसके फोन को भी ढूंढ रही है जिसको आफ्ताब ने कहीं फेंक दिया था और उसने अपना पुराना फोन भी ऑनलाइन बेच दिया था एज उसके अंदर उसके खिलाफ काफी सबूत मिल सकते थे जिसे अभी पुलिस रिकवर करने में लगी हुई है। अभी फिलहाल आफ्ताब पुलिस की गिरफ्त में है और उसका फैसला बड़े जल्दी ही होने वाला है एंड आई होप कि इसमें बिल्कुल भी डिले ना हो। इनफैक्ट श्रद्धा के फादर ने तो डेथ सेंटेंस मांगा है उसके लिए। बात रही आफ्ताब की फैमिली की या फिर इन सब चीजों की तो उसने तो यही कहा है कि इसके अंदर उनका कोई हाथ नहीं है, जो कुछ भी किया है उसने खुद किया है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसके अंदर अभी कई असली ऐसे पत्ते हैं जो कि खुलने बाकी हैं। और दोस्तों इनफैक्ट एक लेटेस्ट न्यूज ये आ रही है कि जो आफ्ताब का परिवार है ना वो सारे जगह से गायब हो चुका है, यानी कि वो पिछले 15 दिन से वहां पर है ही नहीं। तो भैया देखो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अभी भी सामने आनी बाकी हैं और जैसे जैसे यहाँ पर और अपडेट आती रहेगी मैं आपको यहाँ पर और भी चीजें बताता रहूंगा। तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना ताकि सारी अपडेट्स आप तक आती रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर अभी काफी सारी ऐसे कन्फेशंस, पुलिस इन्वेस्टिगेशन या फिर कोर्ट की वर्डिक्ट बाकी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आफ्ताब अभी काफी सारी चीजें बताएगा कि उस रात एग्जैक्टली उसने क्या किया, कैसे किया और क्या सिनेरियो था। इनफैक्ट यहाँ पर नार्को टेस्ट के लिए भी पुलिस ने अप्लाई किया हुआ है जिसके बाद यहाँ पर और भी सारी चीजें खुल पाएंगी और हो सकता है कि उसने पहले भी ऐसा कुछ किया होगा, हमें कुछ पता नहीं है। क्योंकि इतना प्रिसाइजली ये सब कुछ करना, पूरी प्लानिंग के साथ में करना, मुझे ऐसा लगता है कि शायद से पहले ऐसा कुछ किया होगा। बाकी मैं तो यही कह सकता हूँ कि श्रद्धा की आत्मा को शांति मिले और उसकी फैमिली को शक्ति दे। तो देखो यहाँ पर अंदर की बातें चाहे कुछ भी हो लेकिन आप किसी की जान नहीं ले सकते और ये हक आपको कोई भी नहीं देता, इनफैक्ट भगवान भी नहीं। और देखो पर्सनली मेरे हिसाब से इस केस के अंदर श्रद्धा के पास काफी सारे रेड फ्लैग्स यहाँ पर थे। जैसे ही यहाँ पर फिजिकल वायलेंस वगैरह शुरू हुआ था उसको तभी आफ्ताब को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन पता नहीं क्यों उसने ऐसा नहीं किया और देखो अल्टीमेट प्राइस उसने यहाँ पर चुकाया है। वो आज इस दुनिया में हमारे साथ नहीं है, जो कि किसी भी फैमिली के लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है और बहुत दुख की बात है। और देखो ये तो वो केस हैं जो कि सामने आ जाते हैं, इनफैक्ट कई केस तो ऐसे भी होते होंगे जो कि सामने आते ही नहीं होंगे। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना कि आफ्ताब जैसे लोगों के बारे में आप क्या सोचते हो। आई मीन ऐसे साइको किलर्स की जो थिंकिंग होती है वो होती क्या होगी। तो दोस्तों ये थी इस केस की फिलहाल जो कुछ चल रही है वो सारी अपडेट्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी और आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाकी आप लोग इस केस के बारे में क्या सोचते हो अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। और चैनल के ऊपर नए हैं तो ऐसे ही अपडेट्स के लिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना और मैं आप सबको मिलूंगा अगली वीडियो के साथ में।